नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरीके से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, 300 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में जाति कार्ड खेल रहे थे, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी होते नजर आ रहे हैं बीजेपी के सामने। और वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम तरीके से यादव और मुस्लिम गठजोड़ करके वहां साधने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक गौरव जी। उनसे हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने लगातार जाति कार्ड खेला, वहां पिछड़ों को, दलितों को साधने की कोशिश की गई, मुस्लिमों को टिकट बांटे गए, लेकिन इसका कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है? एक्चुअली ये जो जातिगत समीकरणों को साधने की हमेशा से बात रहती है सभी पार्टियों के द्वारा, अब जनता का तरीका बदल चुका है, जनता समझदार हो चुकी है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। 2014 के बाद से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी विकास को लेके बात होनी शुरू हो चुकी है। लोगों के अंदर एक समझ आ चुका है कि हमारे जो जातिगत नेता हैं वो इतने सालों में हमारा कुछ भला नहीं कर पाए, तो हमें अब इस ट्रेंड को बदलना चाहिए और विकास की तरफ देखना चाहिए। 2014 के बाद पूरे देश में जहाँ भी अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये उत्तर भारत के बहुत बड़े जातिगत गढ़ हैं जी। अब यहाँ पे भी ये चीज़ समझ में आई लोगों के लिए। 2017 का चुनाव भी जातिगत व्यवस्था से, जातिवाद से ऊपर उठ के लड़ा गया और लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया भाजपा के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया देश में और उत्तर प्रदेश में, तो उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट्स जो लोगों के लिए मिले, इवन कोरोना जैसी त्रासदी में लोगों के लिए घर पे राशन मिला, तो ये लोगों को चाहिए क्या? लोगों को अपनी बुनियादी सुरक्षा चाहिए, बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो पहली बात वहीं पे आ जाती है। तो लोगों के लिए जो राशन मिला, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे आए, किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल मिला, 6,000 रुपये सालाना जो उनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भाजपा के लिए काम करी और उनके फेवर में गई। और लोगों ने अपना जो, जिस तरीके से मुलायम सिंह जी के टाइम से और उससे पहले से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को बिठा के जीत हासिल की जाती थी, जनता ने नकारा। 2017 में भी नकारा, इस बार भी नकारा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो उनका काम है, उसको पसंद किया गया, लेकिन अखिलेश यादव 2017 में भी वही जाति कार्ड पर अटके थे और इस साल चुनाव में भी वो इसी कार्ड पर अटके रहे। वहां उन्होंने बीजेपी के जो बागी नेता हैं, चाहे फिर हम बात स्वामी प्रसाद मौर्य की करें या धर्म सिंह सैनी की करें, उनके जरिए जो जाति कार्ड खेलने की कोशिश की, पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई, उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार रहे हैं अपनी सीट से, जो फिलहाल नतीजे सामने आ रहे हैं, और बागी नेताओं की भी यही हालत है। तो अखिलेश यादव को क्या अब समझ जाना चाहिए कि इस तरीके से खोखली राजनीति करके कुछ नहीं होने वाला है? इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखना चाहिए कि अखिलेश यादव के लिए कहा जाता है कि वो विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन वो अभी भी अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव जी के ही ट्रैक पे चल रहे हैं। उन्होंने 2012 में तो अखिलेश का कोई रोल नहीं था, मुलायम सिंह जी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उन्होंने जोड़ा, जातिगत समीकरण बिठाए, उस हिसाब से 2012 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की और ताजपोशी कर दी गई अखिलेश यादव की। लेकिन 2000, मैंने जैसे कहा, 2014 के बाद से एक ट्रेंड चेंज हो चुका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चेंज हुआ और लोगों को समझ में आ चुका है कि समाज का, व्यक्ति का और देश का कैसे भला हो सकता है, किस तरीके से। तो वो है विकास। विकास के ही मुद्दों पे अब इलेक्शन हो रहे हैं। यहीं पे अखिलेश मात खा गए। उनके पास कोई नई, ना तो कोई नई योजना थी, ना एक विचार था, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं था उनके पास जो लोगों के बीच में रख सके। तो उन्होंने वही जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की कि डिफरेंट छोटे छोटे जातिगत दलों को एक अपने साथ लिए गठबंधन बनाया, जिसको महागठबंधन बोल दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे या राजभर जी जैसे मौका परस्त लोगों की बात, तो इनको कुछ नहीं करना। वास्तविकता ये इनको अपनी जाति के भी हित ऐसी नहीं है, इनको केवल अपना ये देखना है कि इनका वर्चस्व कितना रहे, इनके पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए, इनको बस अपनी एमएलए की सीट बचानी है और कुछ नहीं। अखिलेश ने तो सोचा था इनके साथ आने से समाजवादी को फायदा मिलेगा। वास्तविकता ये है कि ये अपने आप को बचाने के लिए समाजवादी में शामिल हुए, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। ये रिजल्ट जिस तरीके से अभी काउंटिंग हो रही है, साफ हो रहा है कि ये अपनी सीट बचाने में नाकाम है, तो समाजवादी पार्टी को क्या फायदा पहुंचा सकते थे। और अगर इनको ये इतने जातिवादी नेता, इतने बड़े वर्चस्व वाले नेता समझते हैं, निर्दलीय लड़ लें, पता लग जाएगा क्या होता है। तो इनकी अगर सीट निकलती भी है, वैसे तो बच नहीं रही, अगर सीट निकलती भी है तो वो भी समाजवादी पार्टी के जो कैडर होता है, जो वोट बैंक होता है, उसकी वजह से इनकी सीट निकल जाएगी। समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। तो इनकी राजनीति अब ये अंतिम चरण में है। 2022 के इलेक्शन हो चुके, 27 में जनता पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को बिल्कुल ही धाराशायी कर देगी। अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इनका, वो भी खत्म कर देगी 2000। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार चुनावों में ये देख रहे हैं कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो वोट डाल रहा है। क्योंकि ये अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हो रही है, जिस तरीके से उसने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की खास तौर पे, लेकिन उसका कहीं कोई असर इन नतीजों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें इतना समझने की जरूरत होनी चाहिए कि जातिगत राजनीति करने के बजाय मुद्दों पर ध्यान दिया जाए कि आखिर किन मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। और पश्चिमी यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने वहां आरएलडी के साथ जो गठबंधन किया, जो जाट और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की, वहां भी नतीजे बिल्कुल उलट सामने आ रहे हैं। नकार दिया। जाट बाहुल्य एरिया में और मुस्लिम बाहुल्य एरिया में भी भाजपा को बहुमत मिलना, भाजपा की सीटें निकलना, ये साफ दर्शाता है कि लोग जो है नकार चुके हैं, इस परिवारवादी और जातिवादी व्यवस्था को नकार चुके हैं। आप देखें कि इस बार तो ये भी है लोगों का रुझान और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कि कुछ % मुस्लिम वोट्स भी भाजपा में ट्रांसफर हुआ है। अच्छी मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी को, बीजेपी की विचारधारा के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो अभी भी हिंदू और मुस्लिम वोटों का जो एक हब बने हुए हैं, वो भी टूटेगा। आने वाले समय में मुस्लिम मतदाता भी जागरूक होगा और वो भी एक दायरे में बनना स्वीकार नहीं करेगा, वो भी उन्मुक्त तरीके से अपने स्वच्छंद तरीके से जो उसको अच्छा लगेगा, जो पार्टी अच्छी लगेगी, वो उसको वोट करेगा। वो मुद्दों की राजनीति पे हर व्यक्ति अब आ रहा है, समझ रहा है कि उसके भला क्या है। जो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई, ये सबसे बड़ा बात है। जो उनके जातिगत नेता थे वो तो कोरोना के काल में गायब थे, बिल्कुल, तो वो क्यों देखेगा अपने जाति के नेता की तरफ उसको? और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने मदद पहुंचाई, तो उसमें उन्होंने जातिगत कुछ नहीं देखा, उसमें मुस्लिम हो हिंदू हो सबको मदद पहुंचाई गई है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी आज जनता ने दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकारी सहयोग जो मिलता है लोगों के लिए, तो आप देखेंगे कि सरकारी सहयोग भी तो गरीबों को, मैक्सिमम योजनाएं गरीबों के लिए होती हैं। तो जितने भी ये कहा जाता है, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि जितनी भी दलित जातियां हैं और पिछड़े लोग हैं, उनमें वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और सरकार पे, सरकारी सहयोग पे निर्भर करते हैं। तो यही हुआ कि जितना भी सरकारी सहयोग मिला, तो वो कोई जातिगत आधार पे तो था नहीं जी। तो वो दलितों को भी मिला, पिछड़ों को भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, आवास योजना में सबसे ज्यादा आवास मुस्लिम्स को मिले। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जातिवाद का तो मतलब ही नहीं था। और इसका जब फायदा मिलता है तो पब्लिक ने रिटर्न गिफ्ट किया है ये भाजपा के लिए कि आपने समाज के लिए सोचा, तो हम अब आपकी सरकार बनवा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है भाजपा पे कि दोबारा से जो इनको इतना बड़ा बहुमत के साथ सत्ता मिल रही है, अब इनके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ये इसी तरीके से और बड़े लेवल पे लोगों का मदद करें और अच्छा शासन दें। इसी कड़ी में मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है,
लेकिन समाजवादी पार्टी का आप क्या अस्तित्व उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? क्या इन चुनावों के बाद जिस तरीके से हार रही है वो खत्म हो जाएगी या किस तरीके से नए सिरे से राजनीति शुरू करेगी? क्या आप क्या देख रहे हैं उसका? नहीं, देखो, लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष तो होना चाहिए और मजबूत विपक्ष सत्ता पे नजर रखने का काम करता है ताकि वो भटके ना। तो ये कहना तो बात अलग हो जाएगी कि सपा खत्म हो जाएगी। ये सपा हो या बसपा हो, मतलब विपक्ष तो रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी रुझान है, जिस तरीके से रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो हाँ, नियर अबाउट पिछले के मुकाबले विपक्ष मजबूत होगा। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब सत्ता पक्ष पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि इनको मौका ना दें, विपक्ष को, हाँ, विपक्ष को मौका ना दें और अच्छे कामों पे बढ़े, लोगों को मदद पहुंचे, लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों, शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो यही सरकार का काम होगा। हाँ, विपक्ष रहना चाहिए और समाजवादी का एक अस्तित्व है, वो रहेगा। तो आपने गौरव जी को सुना, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर धर्म सिंह सैनी और तमाम मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से जाति कार्ड खेलकर जीत हासिल की जाए, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा और ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि मुद्दों पर राजनीति की जाए, ना कि जातिवाद पर।